ठीक है, 5-10 मिनट लेट हो ही जाते हैं। आ जाइए भाई सभी लोग क्लास में। हो गया स्टार्ट? आ जाइए सभी लोग क्लास में। आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता। कल हम लोगों ने हमारा कल का टॉपिक जो है पाषाण काल, स्टोन एज, पूरा कर लिया था। और जो पहला चैप्टर था इतिहास के स्रोत और दूसरा चैप्टर पाषाण काल, इन दोनों चैप्टर से जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। आवाज सही आ रही है? ठीक है, ओके कर दीजिए, आवाज सही आ रही है तो उसके बाद आज सिंधु सभ्यता की बात करेंगे। और सिंधु सभ्यता की बात करने से पहले कुछ एक और ज़रूरी बात यहाँ पर, ये जो टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ के ऑनलाइन ऑफलाइन मोड के जो बैच है हमारे, इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो क्लास आप कर रहे हैं ये क्रैश कोर्स का क्लास है, 65 डेज में ही इसको कंप्लीट करना है। टारगेट बैच है ये टीजीटी पीजीटी 2025 मई और जून में होने हैं उनके लिए। लेकिन जो रेगुलर बैच जो चलते हैं, जो 12 महीने का मतलब है पूरा सिलेबस कंप्लीट होने तक जितना भी टाइम लगे, हमेशा चलते हैं ये, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ये ऑनलाइन मोड पर भी अवेलेबल है और ऑफलाइन मोड पर भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो ऑफलाइन क्लास पढ़ाई जा रही है, क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है उसी को सीधे ऑनलाइन किया जाएगा। मतलब जो चीज़ क्लास में बैठे हुए बच्चे पढ़ रहे हैं वही उन बच्चों को मिलेगा जो दूर दराज पर ऑनलाइन मोड पर इसको पढ़ना चाहेंगे। और इसका टाइम जो है लिखा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस का जो टाइम है वो है सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, और हिस्ट्री का जो टाइम है वो है 9 बजे से 10:30 बजे तक। 1.5 घंटे की क्लास होंगी। 2 सब्जेक्ट अभी चल रहे हैं, अपने अपने हिसाब से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस जो है ये 7:30 से 9 बजे के तक 1.5 घंटे का क्लास है। उसके बाद 9 बजे से 10:30 बजे तक का जो टाइम है ये हिस्ट्री का है। दोनों ही सब्जेक्ट में वही सेम प्रोसेस होगा कि जो ऑफलाइन क्लास है उसी को ऑनलाइन किया जाएगा। और ये रेगुलर बैच का मतलब ही होता है डिटेल्स में पूरा बेसिक से लेकर के और पूरा जो उसका हाई लेवल होता है आपके एग्जाम का जो सिलेबस है उसको देखते हुए, तो ये पूरा आपका फाउंडेशन बैच या इसको रेगुलर बैच कुछ भी आप कह लीजिए ये होगा। तो जिस मोड पर भी आप पढ़ना चाहें, उससे रिलेटेड जो भी जानकारी लेना चाहें आप वो ले सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर पर, ठीक है। और ये बैच अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, आप यहाँ पर शामिल हो जाइए, जल्दी से इसका लाभ उठाइए, क्योंकि आने वाली वैकेंसी में आपको बहुत डेप्थ में स्टडी करनी होगी, अपने आप को पहले से तैयार करके रखना होगा। अब आ जाते हैं हमारे, देखो ये जो नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी है सबका टाइम यही है। इनमें जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, जैसे पीजीटी में एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, नेट जेआरएफ में एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, वो अलग से आपको पढ़ाए जाते हैं। तो आप ये ना सोचें कि एक साथ एक टाइम सबका, क्यों, क्योंकि बेस सबका एक ही होता है, बाद में एक्स्ट्रा टॉपिक सबके अलग अलग होते हैं, तो उसको टीचर अपने हिसाब से मैनेज करता है। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक हमारा क्या है? आ जाइए सभी लोग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। थोड़ी सी देर हो गई है, वॉइस इज ओके, राइट? तो आज हड़प्पा सभ्यता पर, और जैसे कि मैंने बताया कल संडे है, तो कल संडे का दिन प्रैक्टिस का होता है। तो हम पीछे जो 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं उनके प्रैक्टिस सेट तैयार हो रहे हैं। जैसे ही वो ओके हो जाते हैं, आज आपके इसमें ऐप में वो उसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा और उसको आप प्रैक्टिस करेंगे कल संडे को, दोनों चैप्टर को, भारतीय इतिहास के स्रोत और पाषाण काल जो कि आप पढ़ चुके हैं उसके प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। आज का टॉपिक हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है और इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज थोड़ा सा यहाँ क्या हो गया ना, लाइट नहीं है सुबह से, तो सुबह से लाइट न होने की वजह से अब देखते हैं क्लास कितनी देर चल सकती है, लैपटॉप कब तक साथ देता है अपना, प्रयास किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा देर हम पढ़ा सकें। अगर बीच में कहीं डिस्कनेक्ट हो जाए तो परेशान ना होना, जहां पर आज छोड़ेंगे अगला क्लास वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो फटाफट आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, पढ़ाई कैसी हो रही है जल्दी से सब लोग बताइए, तैयारी कैसी चल रही है? एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, होप सो पढ़ाई भी अच्छी हो रही होगी। अब देखो, हमने हड़प्पा सभ्यता कल खत्म किया, वहां पर हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत है या जो समापन है वो नवपाषाण काल के साथ हो चुका था। और नवपाषाण काल
और हड़प्पा के बीच में, हड़प्पा को क्या कहते हैं? कांस्य सभ्यता भी कहते हैं, कांस्यकालीन सभ्यता भी इसको कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का एक और नाम है कांस्यकालीन सभ्यता। क्यों इसको कांस्यकालीन सभ्यता कहते हैं? कल की क्लास में हम बता चुके हैं। आरंभ में मनुष्य ने पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया तो उस संस्कृति को पाषाण संस्कृति कहा गया, पाषाण काल कहा गया। और पहली धातु जिसका मनुष्य ने प्रयोग किया वो क्या थी? तांबा थी। लेकिन धीरे धीरे पाषाण उपकरणों का उपयोग कम हुआ और तांबे का उपयोग शुरू हुआ, तो कुछ समय के लिए पाषाण और तांबा दोनों के मिले जुले उपयोग किए गए उपकरणों के, इसलिए यहां पर ताम्रकाल और पाषाण काल के बीच में एक समय आया है जिसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं। कल ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों के बारे में हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। उसके बाद टीन का आविष्कार हुआ, तो टीन और तांबा मिलकर के क्या बन गया? कांसा। हड़प्पा सभ्यता में ज्यादातर कांसे का प्रयोग किया गया है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्यकालीन सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। कांस्यकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये इसमें एक्चुअली थोड़ा सा कम है, आपकी बात हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। फाउंडेशन बैच का क्या फायदा मिल पाएगा? देखो, ये आप क्रैश कोर्स कर रहे हो ना, इसलिए आप ये बात कर रहे हो। अगर आप इस वाले एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस देखो कैसी है, या अपने आप को चेक करो, हम आपको जो प्रैक्टिस सेट देंगे, अगर आपकी तैयारी पहले से अच्छी नहीं है तो फिर हमें फाउंडेशन कोर्स करना ही पड़ेगा। फाउंडेशन कोर्स आप ये सोच के नहीं करेंगे ना कि मई के एग्जाम के लिए कर रहे हैं। फाउंडेशन कोर्स आप इसलिए करेंगे कि आने वाले जो एग्जाम हैं उनके लिए आपको तैयार करना है, क्योंकि एक एग्जाम में अगर हमारा हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हमें अपना प्रयास तो लगातार जारी रखना पड़ता है ना। तो आगे के लिए जिन बच्चों का फाउंडेशन वीक है, जिन्हें लगता है कि उन्हें अभी और डेप्थ में स्टडी की जरूरत है, उनके लिए ये बात कही जा रही है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब हम बात करते हैं तो पहली बात तो यही स्पष्ट हो जाती है कि हड़प्पा सभ्यता विश्व की समकालीन सभ्यताओं में सबसे ज्यादा विकसित सभ्यता मानी जाती है। खासतौर से इनकी जो नगरीय व्यवस्था थी, इनकी जो एक तरह से जल निकासी की व्यवस्था थी, जल आपूर्ति की व्यवस्था थी, ये जो व्यवस्थाएं थी उस समय की, जो इनकी समकालीन सभ्यता जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है ना, इन सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति में थे ये उस समय की तुलना जब करते हैं तब। तो शुरुआत से शुरू करेंगे इनके बारे में जानने के। सिंधु घाटी या हड़प्पा संस्कृति का जो उद्भव है, सिंधु घाटी या हड़प्पा संस्कृति, इसके नाम के बारे में भी जानेंगे कि इसे क्यों सिंधु घाटी कहा जाता है, क्यों हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, इनकी मीनिंग क्या है और इसे क्या कहना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो सिंधु घाटी या हड़प्पा संस्कृति का जो उद्भव है, ये ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। कल की क्लास में हमने बताया था कि जैसे आहार संस्कृति है, आहार संस्कृति एक ताम्रकालीन संस्कृति थी और वहां पर तांबे का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता था। इस ताम्रकालीन संस्कृति और उसी के समय चलने वाली ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों ने, जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि की थी, इन्होंने एक ऐसा आधार तैयार किया जिसको आगे चल करके सिंधु सभ्यता ने नगरीय रूप में स्वीकार किया, क्योंकि सिंधु सभ्यता का समय काफी बड़ा था, इनका कार्यकाल बहुत बड़ा था। तो जो सिंधु सभ्यता का पीक टाइम था, जब सिंधु सभ्यता सबसे ज्यादा चरम विकसित अवस्था में थी, उस समय जो नगरीय स्वरूप था, कहीं ना कहीं उसकी पृष्ठभूमि इन ताम्रकालीन ग्रामीण बस्तियों या ग्रामीण संस्कृतियों द्वारा ही तैयार की गई थी। कोई भी सभ्यता अचानक ना तो उत्पन्न होती है, ना ही अचानक समाप्त होती है, उसके पीछे कई कारण होते हैं। तो ये जो जहां पर ये हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास इसका केंद्र था। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार कहां तक था ये आगे हम मैप के माध्यम से बताएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा विकसित नगर जो थे हड़प्पा सभ्यता, जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, ये जो थे ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही थे। और ये वही क्षेत्र था जहां कभी ताम्रकालीन संस्कृतियों का विकास हुआ था। तो उन्हीं की पृष्ठभूमि पर यह नगरीय सभ्यता अस्तित्व में आई, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सभ्यताओं के विकास में तांबे के, यानी कि इस सभ्यता के विकास में
तांबे और टिन की मिश्र धातु कांसे का महत्व बहुत होने के कारण ही इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते ही हैं, ये बता दिया है आपने। और इनमें जो है कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यताओं में अन्य सभ्यताएं कौन कौन सी? हड़प्पा के अलावा मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता तथा चीन की सभ्यता। ये देखो यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ निकल के आता है कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यताएं, तो हड़प्पा की समकालीन सभ्यताएं मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और मिस्र की सभ्यता थी और चीन की सभ्यता भी थी। लेकिन इनमें से किसके साथ हड़प्पा सभ्यता का संपर्क नहीं था, व्यापारिक संपर्क नहीं था? तो ये जो चीन की सभ्यता थी, इनके साथ हड़प्पा वालों का कोई व्यापारिक संपर्क था, इसका कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। सबसे ज्यादा व्यापारिक संपर्क किसके साथ था इनका? मेसोपोटामिया के साथ। ठीक है, ये यहां पर महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब चलते हैं आगे। आ जाइए सभी लोग जल्दी से क्लास में, आप लोग भी लेट हो जाते हैं भाई। तो सभ्यता का नामकरण के बारे में कि सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है और कौन सा नाम इसके लिए उचित होगा, इस पर बात कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता अत्यंत विशाल भूभाग में विस्तृत थी। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से इस सभ्यता के प्रमाण मिले थे। चूंकि ये क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं, इसीलिए विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। ठीक है, ज्यादातर जो इस सभ्यता के जो क्षेत्र है वो सिंधु और उसके आसपास की सहायक नदियों के एरिया में विस्तृत होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। बाद में लोथल, कालीबंगा, रोपड़, रंगपुर और बनावली, ये जितने भी नाम आपने सुने हैं, देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये वर्तमान पाकिस्तान में है। प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप इसको हम कहते हैं, लेकिन आज के हिसाब से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में चले गए हैं। ये जो नाम आप देख रहे हैं, लोथल, कालीबंगा, रोपड़, रंगपुर और बनावली, ये सब भारत के अंतर्गत, भारत की सीमा में आते हैं। तो ये देखा गया, विद्वानों ने देखा कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ये केवल सिंधु और उसकी सहायक नदियों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसका विस्तार लोथल में, कालीबंगा, रोपड़, रंगपुर, बनावली आदि क्षेत्रों में भी हुआ है। इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु और उसकी सहायक नदियों से बाहर मान करके इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि यहां पर सबसे पहली जो खुदाई हुई थी, जहां से इस सभ्यता की जानकारी मिलती है, वह स्थल हड़प्पा था। ठीक है, हड़प्पा वह पहला स्थान था जिसकी खुदाई से यहां पर एक विकसित सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। बाकी क्षेत्रों की खुदाइयां बाद में की गई। तो विद्वानों ने यह माना कि अगर हम इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहेंगे तो फिर ये सीमित हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि इसका विकास केवल सिंधु और उसकी सहायक नदियों तक हुआ था, जबकि इसका विस्तार भारत के अंदरूनी क्षेत्र यहां तक कि उत्तर प्रदेश तक हुआ है। आगे पूरा इसका मैप आएगा, तो इसका मतलब है इसे हम हड़प्पा नाम दें तो ज्यादा उचित होगा। क्योंकि और इसे जो हड़प्पा सभ्यता कहने के पीछे जो कारण है वो यही है कि इसका क्षेत्र केवल सिंधु घाटी नहीं बल्कि उसके आगे तक विस्तारित रहा था। ठीक है, तो इसका वास्तविक नाम क्या है? इसका वास्तविक नाम या एक्चुअल नाम क्या होना चाहिए? हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो सबसे एक विवादित समस्या या प्रश्न जो आता है वो ये कि किस समय को हड़प्पा सभ्यता का समय काल माना जाए, यानी कि इसका जो टाइम निर्धारण है, काल निर्धारण है, उसको लेकर के विद्वानों में एक मत नहीं है। अलग अलग विद्वान अलग अलग समय काल को हड़प्पा सभ्यता से जोड़ते हैं, उसके बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है। तो सबसे पहले चार्ल्स मेसन या चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की जानकारी दी। कई लोगों का नाम जुड़ा हुआ है, हम एक एक नाम यहाँ पर पॉइंट करते जाएंगे, आप उसको याद करते जाइए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। यानी कि अगर हम देखें कि जितने भी नाम आप सुनेंगे इस सभ्यता संस्कृति के संदर्भ में जानकारी देने वाले, उनमें से सबसे पहला नाम अगर पूछा जाए तो वो क्या है? चार्ल्स मेसन। मतलब चार्ल्स मेसन वैसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1826 ईस्वी में यह बताया कि ये जो हड़प्पा क्षेत्र है यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण सभ्यता दिखाई पड़ती है या कुछ ऐसी चीज दिखाई पड़ती है जिसके बारे में हमें और ज्यादा जानना चाहिए। इन्होंने ये बात कही, लेकिन इनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। चार्ल्स मेसन की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और जब 1856 में
कराची से लाहौर तक की एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उस रेलवे लाइन की बिछाई के समय वहां पर जब खुदाई का काम किया गया, तब वहां पर जेम्स विलियम और बर्टन बंधु जो है, इन्होंने ये कहा कि यहां पर कोई ना कोई प्राचीन सभ्यता होनी चाहिए, क्योंकि खुदाई में जिस तरह की वस्तु मिल रही थी वे ऐसा लगता था मानव बस्तियों के द्वारा प्रयोग की जाती थी, कोई मानव बस्ती वहां पर रही होगी। ऐसे प्रमाण मिले जब 1856 में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन का विकास यहां पर किया जाना था। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। यहां पर देखिए आगे बात आती है कि 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल के नेतृत्व में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में हम बता चुके हैं हमारे पीछे क्लास में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन से इस स्थल का ज्ञान हुआ। ठीक है, दयाराम साहनी जो है, इनके द्वारा, इनके निर्देशन में, ध्यान रखना जॉन मार्शल निर्देशन में था। भारतीय पुरातत्व या एएसआई के निर्देशक कौन थे उस समय? जॉन मार्शल। और इनके निर्देशन में दयाराम साहनी के द्वारा जब उत्खनन का, खुदाई का कार्य कराया गया, तब इस हड़प्पा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हुई और सबसे पहले हड़प्पा की खोज होने के कारण ही इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक, ये बात आपको बताई है। तो हड़प्पा की खुदाई का समय क्या हो गया? 1921। और इनकी खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निर्देशक कौन थे? खूब पूछे गए ये प्रश्न, सर जॉन मार्शल। ठीक है, और ये जो खुदाई हुई है उसका निर्देशन किसने किया? देखो, ये किसके निर्देशक थे? जॉन मार्शल निर्देशक थे सर्वेक्षण विभाग के, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो खुदाई कराने का पूरा एक डिपार्टमेंट था, उसके निर्देशक थे। लेकिन खुदाई किसके निर्देशन में हुई? खुदाई हुई दयाराम साहनी के निर्देशन में, क्योंकि खुदाई कोई एक दो आदमी तो करता नहीं है, पूरी टीम होती है। तो उस टीम का पूरा नियंत्रण किसके पास था? जो खुदाई करने के लिए गया हड़प्पा में, उस टीम का निर्देशन किया दयाराम साहनी ने। ठीक है, और दयाराम साहनी के निर्देशन में ये खुदाई हुई हड़प्पा की, तो यहां से एक विकसित और नगरीय सभ्यता के साक्ष्य मिले थे। और इसे सिंधु सभ्यता का जो नाम है वो किसने दिया? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया है। ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट साथ साथ आप लिखते रहेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो आगे पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के कालक्रम निर्धारण के संबंध में पुरातत्ववेत्ताओं में एक मत नहीं है, किंतु जो कार्बन डेटिंग है, इस कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर इसका जो समय काल है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है, जो कि सर्वमान्य है। आपके सामने प्रश्न आएगा और उसमें 4 ऑप्शन में पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य तिथि या कालक्रम क्या है। तो उसमें इस टाइम को याद रखना, जो कार्बन डेटिंग हुई है इन पुरातात्विक स्रोतों की हड़प्पा से संबंधित, उसमें एक बात पर अधिकांश विद्वान आम सहमत हुए हैं कि इसका समय संभवतः 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व होना चाहिए, और यह सर्वमान्य है, इसलिए यही उत्तर होगा। कार्बन डेटिंग क्या होती है? कार्बन 14 डेटिंग क्या होती है? कार्बन 14 डेटिंग या C14, इसे रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है। यह आयु निर्धारण की विधि है, यानी कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई अस्थि पंजर कितना पुराना है उसके बारे में ये पूरी वैज्ञानिक जांच करता है। और इसमें क्या होता है? कार्बन के क्षरण के आधार पर यह बताया जाता है कि यह वस्तु कितनी पुरानी है। ठीक है, और इसी से हम काफी हद तक सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी चीज की प्राचीनता की, कि वह कितनी प्राचीन होगी। उसमें यह तकनीक बहुत सहायक होती है। समझ में आ रहा है सबको? चलिए आगे आगे देखेंगे। जब हड़प्पा की खुदाई के बारे में और अधिक जानकारी हम प्राप्त करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अतिरिक्त जो जॉन मार्शल है, इन्होंने 1931 में इसकी तिथि जो है हड़प्पा सभ्यता की 3250 से लेकर के 2750 माना है। एनसीईआरटी जो है वो हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व मानता है, लेकिन सर्वमान्य तिथि पीछे हम बता चुके हैं। ठीक है, 2350 से 1750 वो सर्वमान्य, वही उत्तर होगा। लेकिन अगर
इन तथ्यों के आधार पर आ जाए कि जॉन मार्शल के अनुसार तिथि क्या है, तब तो आंसर यही लगाना पड़ेगा, इसलिए ये भी जान लेना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं को जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समय निर्धारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो है कंकाल। जो नर कंकाल मिले हैं इस सभ्यता से, और नर कंकालों का जो कार्बन क्षरण है उसके आधार पर, कार्बन डेटिंग के आधार पर यह बताया जाता है कि ये कंकाल कितने पुराने होंगे। उसी आधार पर इस सभ्यता की प्राचीनता की तारीख जो है वो तैयार की गई है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो कंकाल है वे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो आगे हम पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो में एक साथ कई नर कंकाल, और मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो इसे मृतकों का टीला कहने के पीछे का तात्पर्य यही था कि यहाँ पर कई सारे नर कंकाल एक साथ मिले हैं, और इन नर कंकालों के ढेर से कई जानकारी मिलती है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। क्या क्या जानकारी मिलती है समझिए। एक तो इनसे ये पता चलता है कि ये जो नर कंकाल हैं इनकी जो संरचना है, जो कंकालों की शारीरिक संरचना है, उस संरचना के आधार पर जैसे जबड़ा कितना बड़ा, हाथ पैर कितने बड़े, सारे कंकाल एक ही प्रजाति से हैं या अलग अलग, तो इससे इनकी प्रजाति के बारे में पता चलता है। तो इन्हीं कंकालों के आधार पर यह पाया गया कि सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थी। प्रजातियां क्या होती हैं? जाति और प्रजाति अलग अलग होती है। प्रजाति का मतलब होता है नस्ल, यानी कि जैसे भूमध्य सागरीय जलवायु के रहने वाले थे या किस प्रकार की जलवायु के रहने वाले थे, है ना। जो जलवायु होती है, विशेष जलवायु के जो मानव होते हैं उनकी एक विशेष शारीरिक संरचना होती है, और उससे यह पता चल जाता है कि यह व्यक्ति किस क्षेत्र में निवास करता होगा। तो ऐसे ही इन नर कंकालों का जब अध्ययन किया गया तो पाया गया कि इनमें 4 प्रकार की प्रजातियों के लोग थे। इससे काफी कुछ पता चल जाएगा कि हड़प्पावासी कौन थे, वहीं के थे या बाहर से आए। तो कौन कौन से थे? भूमध्य सागरीय, ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन एवं मंगोलाइड। ठीक है, 4 प्रजातियां इनमें पाई गई थी, भूमध्य सागरीय, ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन और मंगोलाइड, ये प्रजातियां इसमें पाई गई। कुछ विद्वान मानते हैं इसमें द्रविड़ियन भी थे जो दक्षिण भारत से बिलोंग करते थे, कुछ ऐसा भी मानते हैं। इन्हीं नरकंकालों से एक और सूचना यहाँ पर इतिहासकार मानते हैं कि ये इसका साक्ष्य है कि सिंधु सभ्यता का जो पतन है वह बाह्य आक्रमण के कारण हुआ था, और ये जो नरकंकालों का ढेर है यह इस बात का प्रमाण है कि मोहनजोदड़ो में अचानक बाह्य हमला हुआ, लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला और उनकी मृत्यु हो गई, और यह मृत्यु बाह्य आक्रमणकारियों ने किया। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये बाह्य आक्रमणकारी कोई और नहीं, आर्य थे। आगे जब आर्य पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति के निर्माताओं को, तो वहां पर हमने बता दिया कि हम एक नया इतिहास लिखने नहीं जा रहे, बल्कि जो है उसी को तार्किक आधार पर अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, हमारा और आपका मत मैटर नहीं करता, जो विद्वानों ने तार्किक आधार पर कहा है प्रश्न वहां से आएंगे। तो जो विद्वान ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण या बाह्य आक्रमण से हुआ, वो इस नर कंकाल के आधार पर अपनी बात को सिद्ध करने का प्रमाण करते हैं। इसमें वो एक बात और जोड़ देते हैं कि आर्यों के सर्वप्रिय देवता इंद्र को पुरंदर कहा गया है। यहाँ पुर का अर्थ होता है किले, और किले दुर्ग को कहा जाता था, और इस प्रकार के दुर्गनुमा किले जो है वो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। तो पुरंदर का अर्थ होता है किलों को नष्ट करने वाला, क्योंकि इंद्र को पुरंदर कहा गया है और इंद्र आर्यों के प्रमुख देवता थे, इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों ने ही सिंधु सभ्यता का पतन किया, आक्रमण किया, और इसीलिए मोहनजोदड़ो में इतने सारे ढेर एक साथ मिलते हैं। लेकिन कुछ अन्य इतिहासकार हैं, ये इतिहासकारों के नाम आगे बताएंगे जब हम सिंधु सभ्यता के पतन पर बात करेंगे। कुछ अन्य इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि यह किसी महामारी का कारण हो सकता है, जैसे अभी कोविड आया, तो इसी प्रकार की तमाम महामारियां प्राचीन, उसमें हम देखते हैं यूरोप में बहुत सारी महामारी आई, ब्लैक डेथ जिसको बोलते हैं, प्लेग, बहुत सारे लोग एक साथ मारे गए। हो सकता है ये किसी महामारी की वजह से इतने सारे लोग मारे गए। कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं,
ये अलग अलग समय में मारे गए लोग थे, क्योंकि कई कंकालों पर जो चोट के निशान हैं वो अलग अलग समय के हैं, कार्बन डेटिंग से पता चलता है। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत और तर्क यहाँ पर हैं। तो नर कंकालों के जो ढेर हैं वे मोहनजोदड़ो से मिले हैं, जिनमें ये 4 प्रकार की प्रजातियों के होने के साक्ष्य कंकालों के माध्यम से मिलते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त विभिन्न विद्वानों ने इसका काल निर्धारण जो किया है, जैसे मार्टिमर व्हीलर मानते हैं 2500 से 1500 ईसा पूर्व इसका समय, एम वत्स मानते हैं 3500 से 2500। दो बातों को लेकर के बहुत मतभेद हैं हड़प्पा सभ्यता में, एक तो इसका काल निर्धारण, दूसरे इसके पतन के कारण। इसलिए काल निर्धारण में विद्वानों के नाम के साथ टैली करने के लिए आता है किस विद्वान के अनुसार कौन सा समय होना चाहिए, और पतन के कारणों से टैली करने के लिए आता है किस विद्वान के अनुसार सिंधु सभ्यता के पतन का कौन सा कारण है। ये दो चीजें आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो मार्टिमर व्हीलर मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का समय क्या था, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, और एम.एस. वत्स मानते हैं 3500 से 2500 ईसा पूर्व, सर जॉन मार्शल मानते हैं 3250 से 2750 ईसा पूर्व, डीपी अग्रवाल के अनुसार 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, डेल्स के अनुसार 2900 से 1900 ईसा पूर्व, मैके के अनुसार 2800 से 2500 ईसा पूर्व, और फेयर सर्विस के अनुसार 2000 से 1500 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का समय काल होना चाहिए। इन विद्वानों के अपने अपने मत हैं ये। ठीक है, चलते हैं आगे अगले पेज पर। इसके बाद आ जाती है कि हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार पर जब हम बात करते हैं तो पहले इस पर बात करेंगे, फिर पीछे वाले पेज पर चढ़ेंगे। भौगोलिक विस्तार का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता कहां से कहां किस क्षेत्र में विस्तारित थी, क्योंकि अभी हमने बताया पहले इसको सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता था, क्योंकि तब ऐसा माना जाता था कि इसका विस्तार सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास हुआ। लेकिन इस चार्ट को देख करके आप समझ जाएंगे कि इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहना चाहिए, क्योंकि इसका विस्तार केवल सिंधु और उनकी सहायक नदी नहीं बल्कि काफी दूर तक विस्तारित था। चलिए देखते हैं ये उत्तरी क्षेत्र क्या था। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। सिंधु में से उत्तर में चिनाब नदी तक केंद्रित था इसका विस्तार। चिनाब नदी कहाँ है, कश्मीर में। ठीक है, तो उत्तर भारत में, ये भारत में इसका विस्तार कहां तक था, उत्तर भारत में कश्मीर में चिनाब नदी तक, जम्मू कश्मीर में, और स्थान का नाम था मांडा। ठीक है, यानी कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा था, मांडा। और ये कौन सी नदी के, ज्यादातर सभ्यताओं के जो केंद्र हैं, नगर हैं, वो किसी न किसी नदी के किनारे हैं, क्योंकि नदी ही जीवन का आधार थी, जल ही जीवन का आधार था। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई, और यहां पर नगर भी नदियों के किनारे ही विकसित हो रहे हैं। तो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र, सबसे उत्तरी स्थल जो है वो जम्मू कश्मीर के मांडा में स्थित पाया गया है, जो कि चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, दक्षिणी बिंदु क्या है, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु कहां तक है, ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पड़ता है। स्थान का नाम है दायमाबाद। कल के क्लास में दायमाबाद का नाम आया था, मैंने वहीं पर आपको अलर्ट किया था कि दायमाबाद सिंधु सभ्यता में भी आएगा। तो इनमें कई स्थल ऐसे हैं जो प्राक हड़प्पन और उत्तर हड़प्पन के हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता कोई 1-2 वर्ष या 100-200 वर्षों के लिए तो थी नहीं, सैकड़ों वर्षों तक रही, ये हजारों वर्षों तक रही। तो इसमें 3 प्रकार के स्तर पाए गए। प्राक हड़प्पन यानी कि जो विकसित हड़प्पा से पहले के थे, जहां से शुरुआत हुई विकसित हड़प्पा की, फिर हड़प्पन जो सबसे ज्यादा विकसित थे, फिर उत्तर हड़प्पन जहां से हड़प्पा का पतन शुरू हुआ, आरंभ हुआ। तो प्राक हड़प्पन विकसित हुआ हो गया तो हड़प्पन, और पतन हुआ तो उत्तर हड़प्पन। तो ऐसे ही ये जो दैमाबाद है या दाइमाबाद है, इसका नाम हमने कल ताम्रकालीन संस्कृतियों में भी सुना था, ताम्रकालीन संस्कृति में भी इसका नाम सुना, और हम यहाँ हड़प्पा में भी इसका नाम सुन रहे हैं। तो संभवतः यह प्राक हड़प्पन संस्कृति के अंतर्गत, सभ्यता के अंतर्गत आएगा। लेकिन दक्षिणी बिंदु तो यहाँ तक आ गया। तो उत्तरी बिंदु कश्मीर के मांडा, दक्षिणी बिंदु महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में स्थित दायमाबाद। ठीक है, और ये जो है दक्षिण में दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है। यहां गलत लिखा हुआ है, नर्मदा नदी नहीं होगी, प्रवरा नदी। ठीक है, प्रवरा नदी के तट किनारे है ये।
ध्यान दीजिएगा। अब आ जाते हैं इसके पूर्वी क्षेत्र पर। पूर्व में कहां तक विस्तार था सिंधु का? तो सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी विस्तार है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ तक था। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी है, इसी हिंडन नदी के किनारे पर आलमगीरपुर नामक स्थान सिंधु सभ्यता से संबंधित माना गया है। तो उत्तरी क्षेत्र कश्मीर, दक्षिणी क्षेत्र महाराष्ट्र, पूर्वी क्षेत्र उत्तर प्रदेश और पश्चिमी क्षेत्र कहां तक था? दाश्क नदी के किनारे पर सुतकांगे डोर इसका सबसे पश्चिमी क्षेत्र था जहां पर सिंधु सभ्यता के स्थल मिले हैं और ये वर्तमान बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो ये इसके उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व क्षेत्र मिले हुए हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है यह सभ्यता उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में प्रवरा नदी के मुहाने पर स्थित दायमाबाद तक है और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट पर स्थित सुतकांगे डोर से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है यहां तक विस्तारित है। और इसके इस विशाल विस्तार के कारण ही इसे सिंधु घाटी सभ्यता न कह करके हड़प्पा सभ्यता कहा जाना उचित रहा, क्योंकि इसका विस्तार सिंधु और उसकी सहायक नदियों के अलावा काफी दूर तक था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के बारे में और क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको जानना जरूरी है? प्राचीन सभ्यताओं में क्षेत्रफल की दृष्टि से कांस्ययुगीन, आद्य ऐतिहासिक कालीन, हाँ कल ही बता दिया था ना, सिंधु सभ्यता इतिहास के किस चरण में आता है? दूसरे चरण में, जिसे हम प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल धातु काल के रूप में ये कांस्यकालीन सभ्यता हो गई और लेखन शैली के आधार पर ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता हुई। आद्य ऐतिहासिक क्यों कहा इसको? क्योंकि यहां पर सिंधु सभ्यता में लिपि का विकास तो हो गया था लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। लेखन शैली की जानकारी थी लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। तो सिंधु सभ्यता में कहां से हमको लेखन शैली के साक्ष्य मिलते हैं? सिंधु सभ्यता के बारे में हम जो भी जानते हैं पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से ही तो जानते हैं, क्योंकि लिखित साक्ष्य मिले तो हैं पर पढ़े नहीं गए। तो कहां से मिले हैं लिखित साक्ष्य? चलिए बात कर लेते हैं। धौलावीरा में एक साइन बोर्ड नाम टाइप का पाषाण खंड मिला है जिस पर सैंधव लिपि लिखी हुई है। सैंधव कालीन मोहरों पर बहुत सारी सैंधव लिपि के अक्षर लिखे हुए हैं। भाव चित्रात्मक लिपि है पर उसका मतलब अभी तक समझा नहीं जा सका। इसलिए ये किस में आता है? इतिहास के किस युग में? आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक एज। ठीक है, तो प्रोटो हिस्टोरिक एज यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल और कांस्ययुगीन, ये दो इसकी पहचान है, याद रखिएगा। तो आद्य ऐतिहासिक कालीन सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार सबसे अधिक था। जितनी भी उस समय अन्य सभ्यताएं थी इसके समय की, इसके समकालीन, उनमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल सिंधु सभ्यता का ही था। यहां पर एक चीज याद आ जाती है, जब भी इस टॉपिक को पढ़ाते हैं तो एक चीज हमको याद आ जाती है कि जब अंग्रेज भारत आए और उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बनाया और दुनिया को यह बताया, अपने उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद का एक थ्योरी दी, व्हाइट बर्डन थ्योरी। व्हाइट बर्डन थ्योरी में इन्होंने बताया कि हम भारतीयों को और अन्य एशियाई लोगों को सभ्य बनाने आए हैं। हम भारत पर शासन करने नहीं आए हैं, हम भारत पर व्यापार करने नहीं आए हैं, हम भारत को जेंटल बनाने आए हैं, सभ्य बनाने आए हैं। तो भाई बाकी एशिया की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जहां तक भारत की बात है तो भारत के बारे में तो स्पष्टतः सुन लेना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि जिस देश की सबसे प्राचीन सभ्यता ही, जिस देश की सबसे प्राचीन जानकारी या प्राचीन जो समाज है उसके साथ सभ्यता शब्द लगा हुआ है ना। पीछे हमने पाषाण काल, वहां तो सभ्यता और संस्कृति का नाम नहीं लिया। देखो शब्दों का बड़ा महत्व होता है। पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक संस्कृति, इन शब्दों का मतलब समझिए। शब्दों का मतलब यह है कि पाषाण में जब पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था मानव, तब ना तो वहां संस्कृति का विकास हुआ और ना ही वहां सभ्यता, क्योंकि सभ्यता हो या संस्कृति दोनों के लिए समाज का होना जरूरी होता है और समाज तब तक नहीं होगा जब तक कि स्थायी निवास नहीं होगा, है ना। तो पाषाण काल में स्थायी निवास अंतिम चरण में नव पाषाण काल में जाके हुआ, इसलिए पाषाण को हम ना तो संस्कृति कहेंगे ना ही सभ्यता कहेंगे। वो क्या था? काल, एक कालखंड है जिसको हमने पढ़ा। और उस पाषाण काल के बाद जो दूसरे साक्ष्य मिले हैं वो सीधे सभ्यता के ही मिले हैं। और कल हमने बताया था सभ्यता और संस्कृति में अंतर, वैसे तो बहुत सारे अंतर हैं,
छोटा सा अंतर बताया था कि सभ्यता भौतिक समृद्धि का प्रतीक होता है और संस्कृति बौद्धिक वृद्धि का प्रतीक होता है। और जाहिर सी बात है कि जहां भौतिक समृद्धि है वहां कहीं ना कहीं तकनीकी विकास भी रहा होगा। तो खुद अंग्रेजों ने बताया, ये जॉन मार्शल हैं, मार्टिमर व्हीलर है, ये जो कनिंघम है, ये कौन है भैया? ये सब अंग्रेजी तो हैं, यूरोपियन से तो हैं। ये खुद बता रहे हैं कि भारत में हड़प्पा सभ्यता के रूप में तत्कालीन विश्व की सबसे विकसित सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। आप स्वयं ही हमें और संसार को बता रहे हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन विकसित सभ्यता के साक्ष्य भारत में मिले हैं, जो अपनी नगरीय व्यवस्था के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के जो व्यवस्था थी उसको देख करके आज के स्मार्ट सिटी याद आ जाते हैं हमको। किस तरह से मेन होल बने होते थे, कैसे हाईवेज टाइप के मुख्य सड़कें बनी होती थी, कितना ध्यान रखा गया था। वेल मैनेज्ड सिटी प्लान जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हमें दिखाई देता है। तो ऐसे देश को आप असभ्य तो नहीं कह सकते, तो कम से कम इस बहाने तो आप अपने गुलामी जो आपने की है उसको आप सही साबित नहीं कर सकते। आगे बात करेंगे तथ्यों के आधार पर। तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति इसी को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के समय में भारत में पहली बार नगरीय क्रांति का चरण माना गया है और भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो है वो 600 ईसा पूर्व में होती है। भारत की प्रथम नगरीय क्रांति का आधार क्या था? नगरीय क्रांति का मतलब होता है जिसमें नगरों का विकास बहुत तेजी से हुआ हो। भारत की जो प्रथम नगरीय क्रांति जो कि सिंधु सभ्यता में हुई थी, उसका आधार था, ध्यान से समझिएगा, विदेश व्यापार। मतलब व्यापार ही नहीं करते थे बल्कि विदेश व्यापार करते थे। और विदेश व्यापार करना इस बात का संकेत है कि व्यापार अच्छी स्थिति में था, तभी तो विदेशी बाजारों में उनकी डिमांड होती है। बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था सिंधु सभ्यता में अन्य सभ्यताओं के देशों में। तो ये जो चीज है, यानी कि भारत में सिंधु काल में जो पहली नगरीय क्रांति हुई उसका आधार था व्यापार, उसमें भी विदेश व्यापार। और जो दूसरी नगरीय क्रांति 600 ईसा पूर्व में हुई है गंगा घाटी में महाजनपद काल में, उसका आधार था लौह क्रांति। लोहे के आविष्कार ने वहां पर जो एक विस्तार किया, उससे नगरों का उदय हुआ, जिसे द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है। आगे टॉपिक आएगा तो और विस्तार से बताएंगे, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से जानी जाती है। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का केंद्र पंजाब और सिंध था, ठीक है। आधा पंजाब पाकिस्तान में भी है ना, तो वहीं पर था। पंजाब और सिंध था। हड़प्पा पंजाब में, पाकिस्तान के हिस्से वाला पंजाब, और मोहनजोदड़ो सिंध में। मुख्यतया सिंधु घाटी में पड़ता था, इसीलिए इसका विस्तार यहीं से दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ। अब यहां से ऊपर तो नहीं जा सकते थे हिमालय की तराई में, तो दक्षिण की तरफ, पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ हुआ, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के भाग के साथ साथ गुजरात, कहां कहां हड़प्पा स्थल मिलते हैं? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां से महत्वपूर्ण क्षेत्र हड़प्पा काल के मिलते हैं। सीमांत भाग भी इसमें आते थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी आते थे। एनसीईआरटी के अनुसार हड़प्पा संस्कृति के लगभग 1500 स्थल ज्ञात किए गए। एनसीईआरटी के अनुसार, अन्य स्रोतों के अनुसार नंबर घट बढ़ भी सकते हैं। कुल इतने स्थल, यानी कि एक विस्तृत अर्थव्यवस्था थी ये, ठीक है। इसके बारे में बात हो चुकी है। चैप्टर बड़ा है तो एक दिन में तो पूरा हो नहीं पाएगा, समय लगेगा इसमें, हम आगे टाइम देंगे आपको, पूरा परेशान होने की जरूरत नहीं। आगे है हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्रफल था, ये जो जो हमने नाम लिए ना राज्यों के कहां कहां तक विस्तार था, ये संपूर्ण क्षेत्रफल त्रिभुजा आकार था। संपूर्ण क्षेत्रफल त्रिभुजा आकार का था, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1,29,, ये कितना होगा? 12,99,600, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई ये सभ्यता थी, जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से ज्यादा विस्तृत थी, ठीक है। आंकड़े कह रहे हैं ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी शताब्दी में विश्व में किसी भी संस्कृति का क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति सहस्राब्दी, ये 3000 ईसा पूर्व की बात कर रहा है, उस समय हड़प्पा संस्कृति से अधिक विस्तृत कोई दूसरी सभ्यता नहीं थी। ये सब
क्षेत्रों की बात, मांडा की बात कर रहे हैं, जम्मू के अखनूर जिले में, ठीक है, क्योंकि मांडा सबसे उत्तरी क्षेत्र था। इसकी खोज कब और किसने कराई? इसकी खोज जो है 1982 में, खोज मतलब खुदाई, इसकी खुदाई 1982 में जगपति जोशी एवं मधुबाला के द्वारा इसकी खुदाई कराई गई। दाइमाबाद जो कि सबसे दक्षिणी क्षेत्र है सिंधु सभ्यता का, इसके बारे में बताया गया है, बाकी चीजें पढ़ चुके हैं। प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है और यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, ये भी आप पढ़ चुके हैं, हिंडा नदी में। इसकी खोज 1958 में जो है हुई है। आलमगीर में भारत सेवक समाज द्वारा इसकी स्थापना हुई है और इसका उत्खनन जो है खुदाई यज्ञदत्त शर्मा द्वारा कराया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सूतकांगेडोर सबसे पश्चिमी हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है और ये 1927 में ऑरेल स्टाइल द्वारा खोजा गया या खुदाई इसकी हुई। ठीक है, अब यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के कुछ अति महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानकारी दी गई, क्योंकि स्थान बहुत ज्यादा हैं, सभी स्थानों के बारे में व्यापक जानकारी देना असंभव है, तो कुछ अति महत्वपूर्ण स्थान जो है उनके बारे में यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। देखो, अगर मैप के माध्यम से यहाँ देखेंगे हम, तो उसी बात को जो अभी हम लिख रहे थे यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, मांडा है, ये मांडा जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता का त्रिभुजाकार बताया गया है। तो त्रिभुजाकार देखिए इस तरह से, ये त्रिभुज इस तरह से बना हुआ है। सूतकांगेडोर सबसे पश्चिमी, मांडा सबसे उत्तरी, आलमगीरपुर सबसे पूर्वी और दाइमाबाद सबसे दक्षिणी। ये सबसे उत्तरी क्षेत्र नॉर्दर्न, ये साउदर्न पार्ट है, ये इसका वेस्टर्न पार्ट है और ये इसका ईस्टर्न पार्ट। ये इस तरह से इसके चारों दिशाओं को इस मैप के माध्यम से बताया गया। इसके अलावा जो अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जैसे ये लोथल, रंगपुर, रोजदी, ठीक है, देसलपुर, धौलावीरा, सुरकोटदा, इसके अलावा बालाकोट, अल्लाहदीनो, मोहनजोदड़ो, ठीक है, और यहाँ पर मोहनजोदड़ो ये हड़प्पा का यहाँ पर नहीं बना है, तो हड़प्पा, यहाँ पर हड़प्पा, कोटदीजी, ठीक है, चन्हूदड़ो, ये देखो पाकिस्तान के इलाके में आ जाते हैं ये सब। तो देख रहे हैं कि ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास सबसे ज्यादा स्थल है, यानी कि केंद्र, भले ही इसका क्षेत्र विस्तारित था लेकिन केंद्र की बात अलग की जाए, यानी कि वह हड़प्पा सभ्यता के वे नगर जो सबसे ज्यादा विकसित थे, वे कहां पर स्थित थे? वे सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही स्थित थे और यहीं से वे पश्चिमी जगत के साथ व्यापार करते थे, जो उनकी अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। और इनकी जो आर्थिक प्रगति है उसी के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता के जो संचालन, क्योंकि जिस प्रकार की नगरीय व्यवस्था थी, विद्वानों का मानना है कि बिना किसी सिस्टम के नगरों का संचालन नहीं किया जा सकता। जैसे आज नगर निगम है, तो नगर निगम नालियों की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, बिजली पानी की व्यवस्था करता है, ऐसा ही कोई सिस्टम जरूर रहा होगा सिंधु सभ्यता में जो नगरों को व्यवस्थित रूप से रखता था। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि इनमें व्यापारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही होगी, क्योंकि व्यापारिक स्थिति अच्छी थी, निश्चित तौर पर व्यापारियों की भूमिका रही होगी इनके नगरों के संचालन में या सिंधुकालीन प्रशासन में। ठीक है, तो ये इसका मैप था। अब हम जहां पर अभी आपको छोड़ा था यहीं पर आज छोड़ के जाते हैं, कल हम यहीं से इसको रीस्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज थोड़ी सी लाइट का इश्यू सुबह से चल रहा था बताया, तो क्लास थोड़ी देर में शुरू हो पाई। तो सिंधुकालीन या हड़प्पा कालीन सभ्यता के प्रमुख जो स्थल हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे महत्वपूर्ण जानकारियों में जैसे ये इस तरह की बात करेंगे। मैप तो देख लिया, लेकिन ये जो चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से बहुत सारे फैक्ट, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं। जैसे हड़प्पा, अब हड़प्पा की स्थिति की बात करेंगे तो हड़प्पा कहाँ स्थित है, ठीक है, तो हड़प्पा की स्थिति यहाँ बताई गई है, स्थल का नाम होगा यहाँ पर, स्थिति, खोजकर्ता किसने और कब खोजा, और यहाँ से क्या क्या मिला है। ये 3-4 पॉइंट जो हैं हड़प्पा स्थल से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसका पूरा चार्ट यहाँ पर बनाया गया है। जैसे ये हड़प्पा से संबंधित है, रावी नदी मांटगोमरी जिले में पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक है, इसके अलावा
ये आपका दयाराम साहनी ने खोजा है। यहाँ से क्या क्या मिला है, यहाँ से श्रमिक निवास मिलते हैं, श्रमिक निवास के ये सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं। ठीक है, कल बात करेंगे ना डिटेल्स में इसके बारे में, ये फिर मोहनजोदड़ो की बात करेंगे। ऐसे ही ये चार्ट आगे जाता जाएगा। अति महत्वपूर्ण स्थल जैसे सूतकांगेडोर है, लोथल है, आलमगीरपुर है, इसके अलावा ये धौलावीरा आदि है। इन सब के बारे में बहुत विस्तार से आगे हम बात करेंगे। बनावली, राखीगढ़ी लंबा ये टॉपिक है, तो इसीलिए जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि प्रश्न भी काफी ज्यादा आते हैं। तो जहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं उसको हम ज्यादा समय देंगे और इसको हम अच्छे से मैनेज करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। और जैसे कि मैंने बताया, पिछले 2 टॉपिक जो कंप्लीट हो चुके हैं उनके प्रैक्टिस पेपर जो है आपके इसमें ऐप में डाउनलोड कर लिया गया है या हो रहा होगा, मिल जाएगा थोड़ी देर में। कल संडे है, आराम से इनको प्रैक्टिस करिएगा और आप अपने आप को रीचेक करिए कि आपने जो पढ़ा था या आपने जो पहले पढ़ रखा है वहां से कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपको अभी परेशान कर रहे हैं, उनके बारे में फिर हम अगली क्लास में चर्चा कर लेंगे। ठीक है।